सो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई वापस आ गया सोलो लेवलिंग के सीजन 7 को लेकर। और हाँ यार, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग इस सीरीज में उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दिखा रहे जितना कि पहले दिखा रहे थे। वीडियो के व्यूज काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं, तो तुम लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, नहीं तो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो बाकी सभी बातें छोड़कर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि अभी कोरियन हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो है वो जिनचुल। और ये जो न्यूज होती है वो जिन्हा भी देख रही होती है, और वो अपने मॉम से कहती है कि मैंने सुना था कि जो प्रीवियस चेयरमैन थे उन्हें मारा गया था, लेकिन मैंने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगले जो चेयरमैन होंगे वो मिस्टर हु होंगे। और फिर वो जो होती है वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक केओस के अंदर है। और फिर वो अपने मम्मी को काम करते हुए देखती है और फिर उनसे चिपक जाती है और उन्हें प्यार करने लगती है। लेकिन वो यहाँ पर ना थोड़ी सी उदास दिखाई दे रही होती है और वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम लेट्स मूव। तो फिर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो, जिस पर जीना कहती है कि हाँ। तो उसकी मॉम कहती है कि ये जो घर है वो मुझे पसंद है। तो फिर जो जिनवा है वो ऑब्वियस सवाल पूछती है कि ये जो घर है उसमें रखा क्या हुआ है, जिस पर कि उसकी मॉम जवाब देती है कि शायद ये घर पुराना हो गया है लेकिन मुझे यहाँ पर रहना पसंद है। और अब यहाँ पर जीना भी समझ जाती है कि वो अपनी मॉम को कन्विंस नहीं कर पाएगी दूसरी जगह पर जाने के लिए। और फिर जब वो वहां से जा रही होती है तो उसकी मॉम कहती है कि एटलीस्ट तुम लॉन्ड्री को तो फोन कर दो मेरी स्वीट डॉटर, जिस पर कि जीना कहती है कि मैं आपकी स्वीट डॉटर तभी बनती हूँ जब आपको मुझसे कोई बुरा सा काम कराना होता है। और जैसे यहाँ पर जीना लॉन्ड्री में जाती है ना, वो कुछ ऐसा देखती है जिससे कि वो काफी डर जाती है और वो यहाँ पर चिल्लाकर अपनी मॉम के पास चले जाती है। और फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग अजिन गिल की बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके बाहर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स आ रखे होते हैं और वो लोग ना किसी के आने की बात कर रहे होते हैं। और वो जो इंसान होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस आंड्रे होता है, जो कि जिन्हो से मिलने उसके ऑफिस आ रखा है। और यहाँ पर थॉमस को देखकर ना जो जिन्हो और इसके साथी होते हैं ना उनकी काफी ज्यादा फट रही होती है। उनके मन में बस ये चल रहा होता है कि ये साला सर्किट आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। इवन उस जगह पर ना लीनर भी आ रखा होता है, जो कि जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और हीरो ऑफ हंटर्स के अकॉर्डिंग वो 12वें नंबर पर है। और वो यहाँ पर जिन्वो से मिलने आ रखा होता है जिससे कि जिन्वो उसे प्रोटेक्शन दे दे। भाई प्रोटेक्शन चाहिए मेरे से मांग ले। और यहाँ पर जो जिन्वो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि थॉमस को आए 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन हमारे जो सर है वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे, आखिरकार वो कहाँ पर है। यहाँ पर वो उसे कॉल लगा रहा होता है लेकिन जो जिन्वो होता है वो इसकी कॉल पिक नहीं कर रहा होता है। और अभी जो लीनन होता है वो भी अपने मन में सोच रहा होता है कि थॉमस भी यहाँ पर जिन्वो से मिलने आ रखा है, क्या वो यहाँ पर जिन्वो से मिल पाएगा या फिर नहीं। और अब फाइनली वो पॉइंट भी आ जाता है जब जिन्वो अपने ऑफिस पहुंचता है। महाराज है भाई लेट से आ रहे देखे हो। और इधर इसे देख कर ना इसके जो साथी होते हैं ना भाई इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इसके बाद जिन्वो थॉमस को देखता है और सोचता है तभी मैं सोचूं कि इतने सारे रिपोर्टर्स नीचे कर क्या रहे हैं। लेकिन अब मैं समझ गया कि इस भालू जैसे शरीर वाले बंदे के कारण नीचे इतने सारे रिपोर्टर्स आ रखे हैं। और यहाँ पर जो थॉमस होता है ना भाई साहब उसको हाई कर रहा होता है। और अभी जो थॉमस होता है वो जिन्वो के पास आता है और बोलता है इट्स बीन अ वाइल्ड मिस्टर संग। और अभी जो जिन्वो होता है वो ये सोच रहा होता है कि फिर से इन दोनों के बीच कलेश ना हो जाए। इसे क्या पता कि जिन्वो ने किस कदर पेल रखा है थॉमस को। और अभी जो जिन्वो होता है वो थॉमस से मुद्दे का सवाल पूछता है कि आखिरकार भाई तू यहाँ पर कर क्या रहा है, जिस पर थॉमस कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो हम दोनों खाने पर चलेंगे, एंड ऑल्सो मैंने तुम्हारे लिए एक तगड़ा गिफ्ट भी ला रखा है। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं वो लोग समझ गए होंगे कि थॉमस क्या लाया है, तो कमेंट में बताओ यार। और गिफ्ट के बारे में सुनकर यहाँ पर जिन्वो चौंक जाता है, तो थॉमस कहता है मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर इंटरेस्टेड हो इस गिफ्ट के लिए, लेकिन भाई वो गिफ्ट मैं तुझे यहाँ पर नहीं दे सकता, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हम लोग कहीं और पर चलते हैं। जो सुनकर जो जिन्वो होता है वो थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा डरा हुआ होता है। उसके मन में बस ये चल रहा होता है कहीं ये बैल बुद्धि आदमी मुझे कोई न्यूक्लियर तो नहीं दे रहा। और फिर यहाँ पर जो जिन्वो होता है वो लीलन को नोटिस करता है और पूछता है आखिरकार भाई तू है कौन। तो फिर जो लीनन होता है वो उसे जवाब देता है कि मेरा नाम लीनन नियरमैन है मिस्टर संग। और उसे देखते जिन्वो समझ जाता है कि बंदा उससे प्रोटेक्शन मांगने के लिए आ रखा है। पर तब यहाँ पर बीच में थॉमस आ जाता है और कहता है कि हमें चलना चाहिए मिस्टर संग। और फिर ना यहाँ पर जो लिनन होता है वो भी उनके साथ आने लग जाता है। और तभी जो ये मोटी चमड़ी का इंसान होता है वो तिरछी नजर मारता है लिनन पर और कहता है ओ भाई कहाँ चल दिए, किसने कह दिया कि तुम हमारे साथ आने वाले हो। तो यहाँ पर जो लिनन होता है वो भी चौड़ में कहता है कि भाई मैं भी तेरे साथ बैठकर 2 घंटे से मिस्टर संग का इंतजार कर रहा हूँ, तो भाई मुझे भी अपने साथ आने दे।
तो यहाँ पर जो थॉमस होता है वो काफी भयानक वे में कहता है कि हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो टॉप सीक्रेट है, तो उस जगह तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लिनन अपने मन में यही सोच रहा होगा कि बेटे अगर तू टॉप का हंटर नहीं होता ना तो तेरा दांत तोड़ देता, लेकिन क्या करूँ, कमजोर हूँ। और फिर इसके बाद थॉमस और जिनवू वहां से चले जाते हैं और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि थॉमस और जिनवू एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और फिर थॉमस एक चुटकी बजाता है और उसका साथी उसके लिए कुछ ले आता है। और फिर जो थॉमस होता है वो जिनवू से कहता है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि मैं इस मोमेंट का इंतजार कितने सालों से कर रहा हूँ। और फिर वो लोग जिनवू के सामने एक बक्सा रखते हैं और उसे जब वो लोग खोलते हैं तो उसके अंदर होता है वो खतरनाक सा डैगर। और तुम लोग इसकी पावर का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि ये जो डैगर है ना वो केमिस्ट के कॉफ से बने हुए हैं। और फिर जैसे ही जिनवू उस डैगर को उठाते हैं ना, उस डैगर की पूरी प्रोफाइल उसके सामने आ जाती है, जिसको कि तुम लोग खुद ही अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं बताकर टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। और फिर जो जिनवू होता है वो उस डैगर को स्विंग करके देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो थॉमस होता है ना उसकी अलग फट रही होती है। वो सोच रहा होता है कि अगर इस डैगर का एक भी कट उसे लगा तो वो निपट जाएगा और उसकी अपनी रिफोर्समेंट स्किल भी कोई काम नहीं आएगी। और कहीं तो इस डैगर से मुझे निपटाने का प्लान तो नहीं बना रहा जिसको मैंने तुझे दिया है। और अभी जो जिनवू होता है वो इस डैगर को देखकर समझ चुका होता है कि ये कोई आम ऑर्डिनरी डैगर नहीं है। और इस डैगर का जो ऑरा होता है वो इतना ज्यादा होता है कि उसे दूसरे लोग भी सेंस कर पा रहे होते हैं। और फिर जो थॉमस है वो अपने मैनेजर से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरा जो डिसीजन था वो गलत था, जिस पर कि उसकी जो मैनेजर होती है वो ना पर सली रहती है। और अभी यहाँ पर जो चीजें है ना वो गोइंग वेल चली रही होती हैं, तभी जिनवू और थॉमस को कुछ फील होता है। और फिर थॉमस कहता है कि मिस्टर संग अभी, और जो जिनवू होता है वो अपना मुंडी हाँ मिलाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं शहर का सीन, जहाँ पर लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया होता है ना जिससे कि उनकी फट के चार हो चुकी होती है। और यहाँ पर जिनवू भी उसी चीज को देखकर ये सोच रहा होता है कि कहीं वो यही चीज तो नहीं है जिसकी डॉक्टर बिल्डर बात कर रही थी, द मैगिस स्पेयर, जो कि सियोल के आसमान में गैदर हो रखा है। और अब जो थॉमस भी होता है वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने इतना ज्यादा मैसिव वन कभी नहीं देखा, ये तो उससे भी बड़ा है जिससे कि केमिस बाहर निकला था। और यहाँ पर जो चीज अपेयर हो रखा है ना वो और कुछ नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा गेट होता है जिसको कि तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो आम जनता होती है ना वो इतने ज्यादा बड़े गेट को देखकर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। अबे लेके जाओ भाई इन लोगों को, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ये मेरे स्कूल के उन्हें दोस्त जैसा है जो कि सिचुएशन को देख के बिना बस फोन निकालते हैं और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी इस गेट के बारे में ना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बातचीत चल रही होती है। और फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर बिल्दार को, जो कि कहते हैं कि मैंने सभी को पहले ही वार्न कर दिया था कि जो लार्ज वॉल्यूम में माना है वो आसमान पर एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। जो सियोल में जाइंट गेट अपेयर हुआ है वो तो एक शुरुआत है, और अभी हम लोग बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे बड़े से गेट हमें दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिल सकते हैं। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि कहीं यहाँ पे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि ऐसी जो अनयूजुअल एक्टिविटीज है वो हमें दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिल सकती है। जिस पर कि डॉक्टर बिल्जा जवाब देते हैं कि एग्जैक्टली बिल्कुल सही पकड़े हैं। और अभी जो डॉक्टर बिल्जा का साथी होता है ना वो उनसे पूछ रहा होता है कि वो लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, जिस पर कि जो डॉक्टर बिल्जा होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग बस प्रे कर सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो ट्रेजेडी में खत्म ना हो जाए। और फिर अब हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि आसमान में होता है और उस बड़े से गेट के पास होता है। और वो ये चीज नोटिस करता है कि वो अंदर नहीं कर पा रहा, जैसे कि कोई तरह की वॉल है जो उसका रास्ता रोक रही है। और यहाँ पर जिनवो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि अगर ये कोई ऑर्डिनरी वॉल होता तो मैं इसे ब्रेक करके चला जाता, लेकिन ये जो वॉल है वो लिविंग बीन को अंदर एंटर करने से रोक रही है। और मैं सोच रहा हूँ अगर क्या हुआ जो बीस्ट है वो यहाँ से काफी ज्यादा डिफरेंट हुए जिनसे कि आज तक मेरा इनकाउंटर हुआ है, और दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त और मेरी फैमिली है वो नीचे है, तो इतनी आसानी से तो मैं जो भी बीस्ट है उन्हें नीचे जाने नहीं दूंगा। इसके बाद अचानक से जिनवू को किन्हीं का कॉल आता है, जो कॉल होता है मिस्टर वू का। पहले तो इन दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन फिर जिनवू पॉइंट पर आता है और वो कहता है कि क्या आपने उस चीज को देखा जिस चीज के बारे में आपको मैंने कहा था, जिस पर के मिस्टर वू जवाब देते हैं कि यस, मैंने हंटर एसोसिएशन से, जो कि दूसरे कंट्री के हैं, उन लोगों से सैटेलाइट स्कैन की मांग करी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी एक सिंगल गेट अपेयर नहीं हुआ है। और फिर जो जिन्वो होता है वो ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि कोई भी और गेट अपेयर नहीं हुआ है इस वाले को छोड़कर, जिस पर कि मिस्टर वो जवाब देते कि एग्जैक्टली तुमने सही कहा। और अभी बंदा ये सोच कर परेशान होता है कि पिछले 3 घंटे से एक जाइंट गेट अपेयर हो रखा है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसी सेम टाइम पर जो दुनिया के दूसरे गेट्स हैं वो डिसअपेयर हो रहे हैं।
और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है ना कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और अब मिस्टर वो बताता है कि हमारा जो प्लान है वो ये है कि गेट के पास के सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट करना, और ये काम हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं जिससे कि हम लोग केओस को कम कर सकें। और यहाँ पर आपका क्या प्लान है मिस्टर संग? और यहाँ पर जो जिन्वो होता है वो कहता है कि हम लोग नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन के जिम्नाजियम को, जहाँ पर कि बीरू होता है ना वो जिन्वो पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्वो बड़े आराम से उसके सभी हमलों को डॉज करता है। और जैसे ही बीरू सामने से अपने हाथों से उस पर हमला करता है ना, जिन्वो उसे रोक देता है। और अब जिन्वो उससे कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और तभी बीरू उससे दूरी बनाता है और कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ मेरे किंग। और फिर जो जिन्वो होता है वो बीरू से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तब तक ट्रेनिंग करना चाहता हूँ जब तक मेरे पसीना ना आ जाए, और यहाँ पर एक तुम ही हो जो कि मेरे इसमें हेल्प कर सकते हो। और फिर जो बीरू होता है ना वो इस चीज को अपना सम्मान मानता है, और उसके कहने का जो तरीका होता है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होता है, जो देखकर जिन्वो कहता है कि जो तुम्हारी वोकैबुलरी है वो काफी ज्यादा ग्रो हो रही है, कहीं तुमने किसी और ह्यूमन को तो नहीं खा लिया। लेकिन एनीवेज चलो शुरू करते हैं। और अब जो जिन्वो होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, और यहाँ पर जो बीरू होता है वो भी अपने ऑरा को रिलीज करता है। इसके बाद वो तेजी से जिन्वो के सामने आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन जिन्वो बस अपनी जगह को चेंज करता है और इसके हमले को डॉज कर देता है। और फिर बीरू उस पर अपने हाथों से हमला करता है, लेकिन जिन्वो इससे भी ब्लॉक कर देता है अपने हाथों से। और फिर वो उसे बोलता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो ना, क्योंकि तुम एक कमांडर हो। और अब जो बंदा होता है उसके सभी हमलों को डॉज करता है और उसके पेट पर एक काफी ज्यादा तगड़ा मुक्का मार देता है। और फिर वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि इस आर्मी के अंदर सिर्फ तुम ही हो जो कि एक कमांडर हो, और जब इग्रिस और ग्रेट जनरल बन जाएंगे तो बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हें कैचअप कर लेंगे। और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जगह कोई छीन ले तो तुम हार्ड ट्राई करो। और फिर बीरू जोर से चीखता है एंड देन जिन्वो पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्वो उसकी सभी हमलों को डॉज करता है। और वो अपने मन में कहता है कि इतना काफी नहीं है, शायद जो बीरू है वो इस आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, लेकिन ये उनके आसपास भी नहीं आता जिससे उन्हें फाइट करनी है। और इस फाइट के अंदर ना जो जिन्वो होता है वो बीरू को डोमिनेट कर रहा होता है, और आखिर में वो उसे काफी पावरफुल मुक्का मारकर उसका गेम ओवर कर देता है। और फिर जिन्वो जब अपने आसपास का जगह देखता है तो वो पूरी तरह टूट चुका था, और उसके बाद वो चेयरमैन वो को कॉल करता है और कहता है कि चेयरमैन वो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने कुछ एंड सोल्जर्स को छोड़कर जा रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सेउल के एक होटल को, जहाँ पर कि थॉमस की मैनेजर उससे कह रही होती है कि क्या आप यहीं पर रहने का प्लान बना रहे हो, जिस पर कि थॉमस जवाब देता है कि मैं कैसे इतने बड़े और इतने ब्यूटीफुल चीज को छोड़ सकता हूँ। और फिर उसके मैनेजर भी लाइक ये चीज बड़ी तो है, लेकिन इस बैल बुद्धि को ये ब्यूटीफुल कहाँ से नजर आ रही है। और फिर थॉमस जवाब देता है कि वो सभी चीजें जो तुम्हारे हार्ट को फर्टल करती है वो सभी ब्यूटीफुल है, एक फायर ब्रीडिंग डीमन, एक बड़ा सा गेट और संग जिन्वो की पावर, ये सभी चीजें ब्यूटीफुल है। और फिर उसके मैनेजर कहती है देखकर तो ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है, जिस पर कि थॉमस जवाब देता है कि हाँ, और ये पॉसिबल भी नहीं है, और वैसे भी हम लोग उधर जाकर क्या करेंगे जब उधर कोई गेट अपेयर हो ही नहीं रखा। और फिर उसके मैनेजर जवाब देते हैं कि ब्यूरो की आपकी चिंता हो रही है, जिस पर कि थॉमस कहता है चिंता, इस दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह जो है वो है संग जिन्वो के साथ रहना, और वैसे भी अगर ये गेट बंद नहीं हुआ तो भी कोई चिंता की बात नहीं होगी, और इसीलिए इन सभी चीजों को मैं अपने आंखों से विटनेस करना चाहता हूँ। और अभी ये बंदा मानवता को खत्म होते हुए और एक नई शुरुआत होते हुए देखना चाहता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जिन सभी का घर गेट के सामने होता है वो सभी लोग इवैक्यूएट हो रहे होते हैं, और ये सभी चीज ना जीना भी देख रही होती है अपने घर की खिड़की से, और वो कहती है कि मॉम क्या हम लोग इवैक्यूएट नहीं होने वाले, जिस पर कि उसकी मॉम जवाब देती है कि वेल ये जो जगह है वो जल्द ही एक वॉर जोन बनने वाला है, और वेल क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम लोग खुद ही चूज करें कि हम लोगों को कहाँ पर मरना है। और इन सभी चीजों के बावजूद भी हमें एडवाइस नहीं दी गई है यहाँ से जाने की। और ये सभी बातें सुनकर जो जीना होती है वो अपने मॉम पर सरक जाती है, बोलती है कि मॉम मुझे अगले साल कॉलेज जाना है, मैं यहाँ पर इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मुझे ड्रिंक करना है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। जिस पर कि उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि हाँ तुम्हारे बातों पे पॉइंट तो है, और वैसे तुम चिंता मत करो, जिन्वो हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे कि तुम्हारे फादर किया करते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जिन्वो को जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है, और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है ना कि अब जल्द ही दुनिया का अंत होने वाला है, और इसीलिए वो अपना फोन खोलता है और सोचता है कि उसे अपना लास्ट टाइम किसके साथ स्पेंड करना चाहिए।
और तभी उसकी नजर पड़ती है फ्रेंड्स पर। और गाइस तुम लोग अभी समझ गया होगा कि वो किसको कॉल करने वाला है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं चाहिन को, जो कि अभी प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन तभी जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हेजिटेशन फील कर पा रहा हूँ। जिस तरह से तुम्हारे अपने शॉट को पकड़ रखा है, तो क्या तुम्हारे दिल के अंदर किसी चीज का डर है? और इन्हीं सभी बातों के बीच में ना चाहिन को किसी का कॉल आता है और फिर वो उसका कॉल उठाती है। और फिर जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं कहते हैं कि मुझे माफ करना रैम्बलिंग करने के लिए, बट एक हंटर को हमेशा अपने फोन कॉल का जवाब देना चाहिए। और जैसे वो अपने फोन को अपने कानों पर लगाती है, वो कुछ ऐसा सुनती है जिससे वो सुनकर चौंक जाती है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कोच। और फिर जो कोच होते हैं वो कहते हैं कि हाँ क्या हो गया। और फिर जो चाइन होती है वो शर्माते हुए कहती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, मुझे अचानक से कुछ काम याद आ गया। जिस पर कि कोच भी उसे वहां से जाने की इजाजत दे देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क का सीन, जहां पर सभी लोग जो होते हैं वो जिनवो और चाइन को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा होता है कि ये दोनों कपल्स हैं। और फिर जो जिनवो होता है वो चाइन से कहता है कि सरकमस्टेंसेस को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ये जगह खाली रहती होगी, बट ये जगह तो काफी ज्यादा भरी हुई है। पर यहाँ पर जो चाइन होती है ना वो कुछ भी नहीं बोलती, वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और फिर वो शर्माते हुए कहती है कि जिनवो क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क पसंद है? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से अपने किसी खास दोस्त के साथ यहाँ पर आना चाहता था। और फिर चाइन कहती है कि आखिरकार मेरे साथ ही क्यों? और फिर जिनवो कहता है कि क्योंकि तुम ही तो मेरी इकलौती फ्रेंड हो। और यहाँ पर जो अपना जिन्हो है ना वो लड़कियों की तारीफ करने और फ्लर्टिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। और फिर चाहन कहती है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो? और फिर जिन्हो उससे याद दिलाता है कि याद करो तुमने उस स्टैचू के सामने क्या बोला था। और फिर चाहन को वो वाली बात याद आ जाती है और वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद वो लोग रोलर कोस्टर में राइड्स करते हैं और फिर वो लोग हंटेड हाउस में जाते हैं, लेकिन उन दोनों को वहां जाकर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर जिन्हो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आज मजा नहीं आया? इस पर के चाहन कहती है कि नहीं, मुझे आज काफी ज्यादा मजा आया। तो जिन वो पूछता है कि तुम इतनी शांत क्यों हो, फिर तुमने एक बार भी चिल्लाया नहीं। और फिर जिन वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और समझ जाता है कि चाहन एक एस रैंक हंटर है और उसके लिए छोटी मोटी राइड ना काफी ज्यादा स्लो है। और यही बात वो चाहिन को कहता है और चाहिन भी इस बात से एग्री करती है। और फिर बंदा उसे काफी प्यार भरी नजरों से देखता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग एक राइड पर चढ़े, जो कि काफी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं आसमान को, जहाँ पर काइजल उड़ रहा होता है और उसके ऊपर दो लोग बैठे हुए होते हैं। और फिर यहाँ पर जिनवो चाइन से कहता है कि इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? और फिर जो चाइन होती है वो काफी ज्यादा चौंक के जवाब देती है कि हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग काफी ज्यादा ऊंचाई पर हैं। और फिर वो काफी ज्यादा प्यारी स्माइल के साथ ये भी कहती है कि ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर चाइन जिनवो से पूछते हैं कि जिनवो आखिरकार तुम अम्यूजमेंट पार्क क्यों गए, जब तुम हमेशा से इस चीज एक्सपीरियंस कर सकते थे तो? और फिर जिनवो बताता है कि जिस जगह से मेरे फादर गायब हुए थे वो पार्क में रिस्पॉन्स हुआ था और इसीलिए मैं हमेशा से ही इस जगह पर आना चाहता था। और फिर चाहन इस बात को सुनकर उसे शुक्रिया कहती है। और फिर हम लोग इन दोनों के ही रोमांटिक मोमेंट्स को देखते हैं, जो कि मेरी लाइफ में पता नहीं कब आएगा। और फिर जिनवो अचानक से चाहन को कहता है कि एक जगह है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जिनवो और चाहन जंगल में बैठे हुए होते हैं और टूटते तारे को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ जो अपना ये एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। तो पिछले वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिनवो चाहन के साथ एंजॉय कर रहा होता है, तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कोरियन हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है और वहां पर एक बंदा उस बड़े से गेट को देखकर सोच रहा होता है ये बड़ा सा गेट कुछ दिनों से ओपन है और ऑल्सो मैं एक बी रैंक हंटर हूँ, इसलिए मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। और वो बंदा यही सब सोचते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाता है और जिस बंदे से वो बी रैंक हंटर टकराया है वो उसे काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और वो उसे काफी गुस्से में कहता है कि अबे तू है कौन? और यहाँ पर ना वो उससे माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। और यहाँ पर जो उसके सामने होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि होता है मोनार्क ऑफ बीस्ट, जो कि उस बंदे को पता नहीं है अभी। और इसके बाद जो वो बी रैंक का हंटर होता है वो मोनार्क ऑफ बीस्ट से भिड़ जाता है और यहाँ पर वो अभी भी उससे माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। और ये सब सुनकर ना मोनार्क ऑफ बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उस बी रैंक हंटर को कच्चा चबा जाता है और ये देखकर ना आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और यहाँ पर जो मोनार्क ऑफ बीस्ट होता है वो उस हंटर को खाने के बाद डकार भी नहीं लेता, लेकिन अब ना उस जगह पर हड़कंप मच जाता है और जो मोनार्क ऑफ बीस्ट होता है वो अपना पैर काफी जोर से जमीन पर मारता है
जिसका कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो बाकी दूसरे हंटर्स होते हैं वो जाकर दीवार पर टकरा जाते हैं। और अपना जो मोनार्क ऑफ बीस्ट है वो रैम्पेज मोड में आ चुका है और वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम सभी को मरने का समय आ चुका है। और वो ये भी कह रहा होता है कि मैं तुम सभी इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और गाइस, जो मोनार्क ऑफ बीस्ट का नाम है वो है राकन, तो हम लोग इसे राकन ही कहने वाले हैं। और फिर वो सभी लोगों को चैलेंज करता है उसे रोक कर दिखाने का। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग जिन्नू को देखते हैं जो कि चाइन के साथ एंजॉय कर रहा होता है। और वो चाइन से कहता है कि यहाँ पास ही में एक होटल है जहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग वहाँ पर जाएं और खाना पीना खा लें। जिस पर कि चाइन भी मान जाती है और फिर जिन्नू काइजल को समन करता है। और काइजल को देखकर चाइन कहती है कि तुमने तो कहा था कि पास ही में एक होटल है। जिसका जवाब देते हुए जिन्नू कहता है कि हाँ, अगर हम लोग काइजल के फुल स्पीड पर जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फिर वो लोग उड़ जाते हैं उस पास वाले होटल के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मिस्टर वू को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर एक इंट्रेटर घुस चुका है। और फिर मिस्टर वू अपने साथी से पूछते हैं कि क्या कोई कैजुअलिटीज हुई हैं, जिस पर कि उनका साथी जवाब देता है कि अभी हम लोग इस मोमेंट पर आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाएंगे। और अब इस मोमेंट पर मिस्टर वू अपने सर पर हाथ रखते हैं और सोचते हैं इस गेट से डील करना ही एक हेडेक का काम था और पता नहीं ये साला बीस्ट कहाँ से आ गया यहाँ पर। और फिर वो अपने साथी से पूछते हैं कि वैसे संग वो कहाँ पर है, तो उसका साथी कहता है कि संग वो अभी फोन नहीं उठा रहा। और फिर वहां पर एक दूसरा बंदा आता है और कहता है कि चेयरमैन, वहां पर एक और हंटर है जो कि उस बीच से लड़ने के लिए मैदान पर उतर चुका है। और चेयरमैन पूछते हैं कि क्या वो संग वो है, जिस पर कि वो बंदा बताता है कि नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो कोई वर्ल्ड क्लास हंटर है जो कि अभी के समय पर हमारे एरिया पर है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो बंदा मैदान पर उतरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि लीनन होता है। और वो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इस बीस्ट को हरा भी सकता हूँ कि नहीं, लेकिन ये वो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर मेरा अंत होने वाला है। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये उसका फेथ था कि वो इस बीस्ट को रोक सके। लेकिन तभी साइड से एक आवाज आती है कि हटो, और वो जो बंदा होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस एंड्रे होता है जो कि लीनन का सर पकड़ता है और उसे पीछे खींचता है। और वो कहता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और अब सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्हो को देखते हैं जहाँ पर जिन्हो फाइनली अपना फोन पिक करता है और उससे पता चलता है कि सियोल के मिडल में एक बीस्ट है जो कि रैम्पेज कर रहा है। जो सुनकर ना जिन्हो चौंक जाता है और चिल्लाते हुए मिस्टर वू से कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, अभी गेट को ओपन होने में अभी भी कुछ समय है। जिस पर कि मिस्टर वू जवाब देते हैं कि लेकिन हाँ, ये बात भी सच है। और फिर जिन्हो मिस्टर वू से पूछता है कि उधर अप्रोक्स कितने बीस्ट है, जिस पर कि मिस्टर वू जवाब देते हैं कि उधर अप्रोक्स कुछ भी नहीं है, उधर सिर्फ एक ही बीस्ट है। और ये चीज सुनकर ना जिन्हो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अभी जिन्हो को ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो जो बीस्ट है वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। उस बीस्ट ने पलक झपकते ही एक इंडायर गिल्ड को वाइप आउट कर दिया और अभी इस समय पर थॉमस उससे फाइट कर रहा है। और इतना सब पता चलने के बाद जिन्हो अपने मन में सोचता है कि उसने सभी हंटर्स इंक्लूडिंग थॉमस सभी के शैडोस में अपने शैडो सोल्जर्स को इम्प्लांट कर दिया था और उन्हें ऑर्डर भी दे दिया था कि अगर उन्हें कुछ भी अजीब फील होता है तो वो उनसे कांटेक्ट करें। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके शैडो सोल्जर ने उसे अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं। यहाँ पर एक इंसान एक बीच से लड़ रहा है लोगों को बचाने के लिए, जिसने कि एक इंटायर गिल्ड को वाइप आउट कर दिया। और अभी इस मोमेंट में बंदे को ये भी फील हो रहा होता है कि जो सियोल के अंदर उसके शैडो सोल्जर्स की प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा कम हो रही है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि सिग्नल्स के बीच कोई इंटरप्ट कर रहा है और उसे ये चीज समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इवन वो जिस शैडो का यूज कोऑर्डिनेट करने के लिए किया करता था वो भी अभी जा चुके हैं। और इतना सब कुछ पता चल जाने के बाद जिन्हों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद से ये बीस्ट कोई मोनार्क हो सकता है। और फिर जिन्हों चेयरमैन वो से पूछता है कि चेयरमैन, क्या उस बीस्ट की कोई शैडो है। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर राकन की कोई शैडो ही नहीं होती बल्कि उसके अंदर तो एक कोरिशियल बीस्ट है जो कि उसने अपने इनविजिबल शैडो के अंदर छुपा कर रखा है। और अभी जो दूसरे लोग होते हैं ना वो थॉमस की हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, बट थॉमस चिल्लाते हुए कहता है कि वहां पर खड़े मत रहो बेवकूफो, जल्दी से सिविलियंस को इवैक्यूएट करो। और इसके बाद जो थॉमस होता है वो राकन को काफी सीरियस वे में देखता है और कहता है कि लगता है ये जो बीस्ट है वो अपनी औकात भूल रहा है। और यहाँ पर जो राकन है वो ना देखने में काफी ज्यादा क्रिपी लग रहा होता है। और अभी थॉमस और राकन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वो दोनों ही अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। और अभी जो पैनल होता है ना वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब सबसे पहले राकन थॉमस पर हमला करता है और इसकी चेस्ट को फाड़ने की कोशिश करता है,
बट जो यहाँ पर उसका हमला था ना वो ज्यादा असर नहीं करता। और फिर यहाँ पर जो थॉमस है ना वो उसके मुंह पर एक काफी जोरदार पंच मारता है और फिर मुक्कों पे मुक्के बरसाते जाता है और देखकर ऐसा लग रहा होता है कि थॉमस यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जेयोंग को, जो कि अपने साथी से कहता है कि ये जो इवैक्यूएशन है वो इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। और फिर उसका साथी जवाब देता है कि अभी तक हम लोग सिर्फ सिविलियंस को ही बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू कर रहे हैं। और फिर जोंग चिल्लाते हुए उससे कहता है कि कौन सी गिल्ड उस सिचुएशन से डील कर रही है। और फिर उसका साथी जवाब देता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड और फाइल्ड गिल्ड डिस्पैच हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री वो उस जगह पर गैदर हो चुके हैं जहाँ पर वो बड़ा सा गेस्ट है। और मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि वो लोग उस बीस्ट को कुछ ही सेकंड्स में हरा देंगे। और जो यहाँ पर हंटर्स गिल्ड है वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है और उन्हें इस एरिया से दूर कर रही है। पर यहाँ पर जो जोंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है थॉमस आंड्रे जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है वो एक मिस्टीरियस बीस्ट से लड़ रहा है और अभी ना वो थोड़ी नर्वस भी दिखाई दे रहे होते हैं और अभी बंदे को काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फील हो रहा होता है जो ऑरा उसने कभी फील नहीं किया इवन कि जीजू आइलैंड रेड में भी। और फिर वो आसमान में देखता है और अपने मन में सोचता है कि पता नहीं किस टाइप का मॉन्स्टर उस जगह पर मौजूद होगा। और फिर हम लोग देखते हैं राकन को जो कि दूर जाकर एक बिल्डिंग पर गिर जाता है और ये काम होता है यहाँ पर अपने थॉमस का। लेकिन जिस बिल्डिंग से राकन टकराया था ना वहां पर कुछ हलचल होती है और वहां से वो लाइट की स्पीड से बाहर निकलता है और लाइट की स्पीड से वो थॉमस पर हमला करता है। लेकिन थॉमस यहाँ पर समहाउ उसके हमले को रोक देता है और इसके बाद जो थॉमस होता है वो राकन पर लॉक लगाता है और काफी स्ट्रगल कर उसे ऊपर उठाता है और इसके बाद वो उसे जमीन पर पटक देता है। और जैसे ही थॉमस को ऐसा लगता है कि उसने राकन को थोड़ा डैमेज कर दिया है तभी राकन अपने अनकंफर्टेबल पोजीशन से उसके मुंह पर एक किक मारता है जिसका कि इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और थॉमस काफी दूर जाकर गिरता है। और फिर राकन यहाँ पर थॉमस को देखकर एक काफी ज्यादा डेविलिश स्माइल देता है और दूसरी तरफ थॉमस खुद को संभालता है और कहता है रीइंफोर्समेंट। और अब उस फाइट के अंदर बाइक और उसकी टीम भी आ जाती है जहां पर बाइक सभी को बोल रहा होता है कि देखकर ऐसा लगता है कि गेम शुरू हो चुका है तो क्या तुम सभी लोग रेडी हो। लेकिन तभी उनके साइड में अचानक से एक एक्सप्लोजन होता है जो देखकर बंदा डर जाता है और फिर उसकी नजर पड़ती है राकन पर और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही मैजिक बीस्ट है जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया था। और दूसरी तरफ उसकी नजर पड़ती है थॉमस पर जहां पर वो अपने प्राइम फॉर्म में आ चुका है और जैसे ही दूसरे लोग थॉमस को देखते हैं वो उसके नारे लगाने लग जाते हैं बट थॉमस उन्हें कहता है कि बेवकूफो जल्दी से कवर लो। और दूसरी तरफ जो बाइक है वो भी ये देखकर समझ चुका है जो उनके अगेंस्ट में बीस्ट है वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है और उसको यहाँ पर जल्दी से ट्रांसफॉर्म होना होगा। इसके बाद हम लोग उस मूवमेंट को देखते हैं जहाँ पर की बाइक राकन के सामने होता है और यहाँ पर बाइक को ऐसा फील हो रहा होता है कि एक खुखार भीड़ या एक शेर का शिकार करने वाला है और अभी उसके एनिमल इंस्टिंक्ट उससे कह रहे होते हैं कि वो इस बंदे के साथ कुछ भी मैसअप ना करे नहीं तो यहाँ पर उसका गेम ओवर हो जाएगा। और यहाँ पर बाइक काफी ज्यादा डरा हुआ होता है इस पोजीशन पर और फिर अब बंदा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उस फाइट के अंदर से ना निकल जाता है। और अब फिर से थॉमस और राकन एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और अभी जो थॉमस होता है वो अपने प्राइम फॉर्म में होता है और यहाँ पर राकन ने भी अपने पावर्स का यूज करके सभी गाड़ियों को हवा में उड़ा रखा है। फिर जो राकन होता है वो अपनी पावर से सभी कार्स को थॉमस की तरफ फेंक देता है लेकिन थॉमस अपने एक ही हाथ से उस सभी कार्स को साइड कर देता है और उसके बाद वो अपने कैप्चर स्किल का यूज करके सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इंक्लूडिंग राकन को भी। और यहाँ पर राकन जैसे उसके क्लोज आता है वो उसे जोरदार मुक्का मार देता है और ये वाला जो पंच होता है ना वो उसे देखकर लग रहा होता है कि अभी थॉमस ने कुछ मारा है उसको। और यहाँ पर जो थॉमस होता है वो मल्टीपल मुक्के मार रहा होता है राकन को और यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस बार थॉमस डोमिनेट कर रहा है। लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ फील होता है और उसे लगता है कि जो विक्ट्री है वो उसके हाथों से फिसल रही है और जैसे ही थॉमस आखिरी ब्लो देने के लिए राकन की तरफ आगे बढ़ता है तो राकन उसका हाथ पकड़ लेता है और खड़ा होते हुए उससे कहता है कि मैं सरप्राइज हुआ कि एक फ्रैगमेंट के पपेट के पास भी इतनी पावर हो सकती है। और उसके बाद वो अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद वो थॉमस से कहता है कि ये जो तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स है वो अब खत्म हुई। इसके बाद वो थॉमस के हाथ को क्रश करता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए थॉमस से कहता है कि क्या तुम डर गए। और इस पॉइंट पर जो राकन होता है वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और फिर जो राकन होता है वो थॉमस के मास्क को फाड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुमने अपनी उम्मीद को खो दिया है। और यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं ना वो कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर थॉमस की नजर जो उसके अंदर शैडो सोल्जर इम्प्लांट हुआ है उस पर पड़ती है और सबसे पहले वो उस शैडो सोल्जर को निकालता है और अभी के टाइम पर उसने उस शैडो सोल्जर की गर्दन पकड़ी हुई है और वो उससे कहता है कि तुम इस सैरोस के अंदर छुपकर क्या कर रहे थे। और फिर वो शैडो सोल्जर को मार देता है
और फिर वो थॉमस का गला पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने खत्म किया था। तुम अभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे अपनी ताकत को लेकर, तो चलो मैं अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। और फिर वो उसके मास्क को ही ब्रेक कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस मास्क के अंदर कुछ होता नहीं है और ये चीज राकन को सस्पिशियस लगती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि राकन के पीछे थॉमस होता है जिसने कि उसका गला पकड़ रखा होता है। और फिर थॉमस राकन के गले पर लॉक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राकन अपने गले को ही 360 डिग्री घुमा देता है। और फिर वो थॉमस का मुंह पकड़ता है और फिर उसके मुंह पर एक काफी ज्यादा जोरदार स्मैश मार देता है। और फिर वो थॉमस से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लगना शुरू हो चुका है। लेकिन तभी साइड से राकन पर एक हमला कर लगता है जिसे कि राकन डॉच नहीं कर पाता और वो थॉमस से दूर जाकर गिर जाता है। और ये काम जो होता है वो और किसी का नहीं होता है, नेयरमैन का, जो कि यहाँ पर थॉमस को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो राकन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मर्जी चलाने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर राकन के सामने लीनन को खड़े होने से बिना फट रही होती है। उसे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन तभी थॉमस उससे साइड से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। और फिर जो लीन हार्ट होता है वो कहता है कि हाँ ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं भी एक हंटर हूँ। और फिर बंदा अपने पावर को रिलीज करता है और सोचता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, अगर ये मेरे आखिरी पल हुए फिर भी मैं यही सेम फेथ चूज करता 100 टाइम्स, और मैं यहाँ पर कायरो की तरह सरवाइव करने से अच्छा एक सम्मान की मौत चाहूंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ राकन को इस चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है और इस बार जो उसकी पावर्स होती है वो और भी ज्यादा होती है। और यहीं पर जो लीनार्ट होता है वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता है कि उसने यहाँ पर सही काम किया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी फटी जा रही होती है। और अब जो राकन होता है वो लीनार्ट को खाने के लिए आगे बढ़ता है और लीनार्ट को अभी लग रहा होता है कि उसने कुछ गलत काम कर दिया। लेकिन तभी अचानक से एक शैडो शोल्डर की एंट्री होती है जो कि राकन को अटैक कर देता है। यहाँ पर जो शैडो सोल्जर होता है वो काइजल होता है जो कि राकन को खाने की कोशिश कर रहा होता है, बट यहाँ पर जो राकन होता है वो उससे भी फाड़ कर रख देता है। और अभी इस पॉइंट पर राकन को समझ नहीं आ रहा होता कि वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी आसमान से एक और एंटिटी की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा भाई संग जिनवू होता है। यहाँ पर जो जिनवू होता है वो अपने पैर से राकन के सर पर दे मारता है। यहाँ पर इस चीज का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। फिर बंदा लीनहार्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम थॉमस को कहीं सेफ जगह पर ले जा सकते हो, क्योंकि अभी उनके सामने एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि राकन है। और वो अब जिनवू से कहता है कि तो ये बात सच है कि तुम शैडो मोनार्क के सेट को कैरी करते हो। और अभी इस वक्त जो राकन है ना वो अपनी ओरिजिनल बीस्ट फॉर्म पर आ चुका है, जो देखकर जिनवू ये समझ जाता है कि जो ये बंदा है ना वो खून का प्यासा है। यही नहीं बल्कि वहाँ पर और भी बंदे होते हैं। फिर राकन मोनार्क ऑफ रोज से कहता है कि वैसे ये बंदा मोनार्क ऑफ शैडो की पावर्स को किस लेवल तक जनरेट कर सकता है इस ह्यूमन बॉडी के साथ, जिस पर कि मोनार्क ऑफ रोज उसे जवाब देता है इस काम को करने के लिए आर्किटेक्ट ने एक रास्ता ढूंढा था और बहुत समय पहले उसने मोनार्क ऑफ शैडो के साथ एक सौदा किया था। और फिर जिनवो के पीछे से एक और मोनार्क की एंट्री होती है जो कि कहती है कि क्या मैं इस ह्यूमन की कॉर्प्स को खा सकती हूँ। ये जो बात होती है ना वो मोनार्क ऑफ प्लेगस ने बोली थी, और वो ये चीज भी बोलती है कि मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि जो अनदर मोनार्क है उसका स्वाद कैसा होता होगा। अभी के जिनवो के सामने जो सिस्टम होता है ना वो सभी का नाम बताता है। का नाम तो हमें पता है जो कि मोनार्क ऑफ रोज, और दूसरे का नाम होता है मोनार्क ऑफ फ्रैंक, जिसको कि हम लोग मोनार्क ऑफ बीस्ट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर तीसरी बंदी का नाम होता है मोनार्क ऑफ प्लेगस। अब हम लोग देखते हैं कि जिनवू यहाँ पर चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और वहाँ पर जितने भी मोनार्क्स होते हैं वो अपनी ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद जिनवू बोलता है कम फोर्स। इसके बाद ऑब्वियस सी चीज होती है, एक तरफ इग्रिस और आयरन समन होते हैं जिसके अगेंस्ट होता है मोनार्क ऑफ रोज, और दूसरी तरफ जो टैंक और काइजल होते हैं वो मोनार्क ऑफ बीस्ट की तरफ समन होते हैं। और फिर जो ग्रीड और बीरू होते हैं वो समन होते हैं मोनार्क ऑफ प्लेगस के सामने। और फिर जो मोनार्क ऑफ फ्रोज होता है ना वो अपने फ्रीज अटैक का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पर सभी को जमा कर रख देता है इंक्लूडिंग संग जिनवू। और जो यहाँ पर संग जिनवू होता है वो अपने डैगर के थ्रू उस अटैक को डॉज करता है, बट यहाँ पर जो उसके दूसरे शैडो सोल्जर्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। और फिर मोनार्क ऑफ रोज संग जिनवू से कहता है कि ये तुम्हारे सभी लोग जम चुके हैं और ये लोग मेरी परमिशन के बिना एक इंच तक मूव नहीं कर सकते। और ये सब चीजें सुनकर ना जिनवू का दिमाग खराब हो जाता है और सबसे पहले वो अपने डैगर को ग्रैब करता है और फिर वो मोनार्क ऑफ रोज की तरफ से अपने डैगर को पॉइंट करता है और वो बोलता है फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और इस पॉइंट में जो जिनवू होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।